तो चलिए सीधा रुख करते हैं न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के हेल्थ कॉन्क्लेव का। नमो नमो सरस्वती मां, नमो 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 सरस्वती मां। बिना कुछ देरी किए हुए हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और मैं माननीय न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ laluram.com के चेयरमैन नमेश सर से अनुरोध करता हूं कि माननीय मंत्री जी का स्वागत करें। माननीय चेयरमैन सर। जोरदार तालियों से अतिथियों का स्वागत कीजिए। मैं संदीप भवरकर जी से अनुरोध करता हूं कि चेयरमैन सर का स्वागत करें। सर प्लीज। चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है, सही मायनों में यही जिंदगी होती है। और हंसना किसी की इबादत से कम नहीं, किसी और को हंसा दो तो बंदगी होती है। जोरदार तालियों से स्वागत करें। अब हम उस विषय पर आते हैं जिसके लिए आज हम इंदौर पहुंचे हैं। इंदौर पर हम आज मंथन करेंगे स्वास्थ्य के क्षेत्र में और जो लगातार यहाँ पर स्वच्छता के क्षेत्र में। इसके साथ ही इंदौर से आज जो चर्चा के बाद मंथन निकलेगा उस मंथन को सरकार तक पहुंचाने और सरकार उस मामले में फैसले भी ले, ये हमारा मुख्य रूप से प्रयास है। मैं बिना किसी देरी के जो कार्यक्रम को हम शुरू करने जा रहे हैं, मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री मालवा के कद्दावर नेता कमल पटेल साहब और संदीप भवरकर जी यहाँ पर मौजूद है। मैं सीधा मंच संदीप भवरकर जी को देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश। और हेल्थ कॉन्क्लेव इंदौर 2022 में आप सभी लोगों का स्वागत है और स्वागत करते हैं हम मालवा के उस अंचल के कद्दावर मंत्री कमल पटेल साहब का, जो इस कार्यक्रम में अतिथि के तौर पर हमारे साथ में उपस्थित हुए हैं और कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। ये चर्चा सेहत की उस जगह पर कर रहे हैं जो देश का सबसे साफ शहर है। और स्वच्छता जहाँ आती है तो सेहत की बात होती है सर। तो ये सेहत की बात यहाँ से इंदौर से पूरे मध्य प्रदेश में जाए, इसीलिए इस शहर का चयन किया गया है। आप क्या संदेश देते हैं? स्वच्छता और सेहत दोनों एक साथ में चीज़ें जुड़ी हुई है। मध्य प्रदेश सरकार ने, मध्य प्रदेश ने इन दोनों ही मामलों में, चाहे वो स्वच्छता का मामला हो चाहे सेहत का मामला हो, कोरोना का एक बुरा दौर हमने देखा है, वो हमने कठिनाई के दौर से हम पा गए हैं, अब पार कर लिया है। इस दौर के बाद में अब किस तरह की चीज़ों की ज़रूरत है जिस पर मध्य प्रदेश सरकार भी कंसंट्रेट कर रही है और हमें आगे समाज के लोगों को किस तरह से साथ में लेकर आगे काम करना है। देखिए, सबसे पहले तो मैं न्यूज़ 24 को बधाई देता हूं कि उन्होंने स्वास्थ्य के ऊपर एक कॉन्क्लेव किया है। और हमारी संस्कृति में कहा गया कि पहला सुख निरोगी काया, और इसलिए व्यक्ति को अगर सुखी रहना है तो स्वस्थ रहना होगा। लेकिन उसके पहले मैं क्योंकि किसान हूं और मध्य प्रदेश का कृषि मंत्री हूं, आज भगवान बलराम जी की जयंती है। भगवान बलराम कृष्ण के बड़े भाई, और इस धरती पर सबसे पहले खेती करना भगवान बलराम ने सिखाया। उन्होंने सबसे पहले हल चलाया, इसलिए भगवान बलराम के चरणों में प्रणाम करता हूं और आप सबके स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं। हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी इस देश को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, इस देश को शक्तिशाली, समृद्धशाली, वैभवशाली बनाना चाहते हैं। और ये आज़ादी का अमृत
काल है। भारत को आजाद हुए 75 वर्ष हो गए। हमने कल ही आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाई और 76 तक स्वतंत्रता दिवस मनाया। उसकी भी आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जैसा हमने कहा कि पहला सुख निरोगी काया, तो व्यक्ति को सबसे पहला सुखी रखने के लिए वो स्वस्थ रहना है। स्वस्थ व्यक्ति ही हर क्षेत्र में आगे आ सकता है, अपने और अपने परिवार के लिए उपयोगी हो सकता है, समाज के लिए उपयोगी हो सकता है, राष्ट्र के लिए और दुनिया के लिए। और इसलिए सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र स्वास्थ्य का है। और उसके लिए भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने सबसे अधिक प्राथमिकता स्वास्थ्य को दी है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना लेकर आए। ये देखिए, ये देश 130 करोड़ लोग हैं और जिसमें अधिकांश लोग गरीब हैं, या तो मजदूरी करते हैं या खेती करते हैं। और इसलिए स्वास्थ्य सरकारी अस्पतालों के अंदर तो उनका इलाज होता ही है, लेकिन इतने सरकारी अस्पताल भी नहीं है जिस हिसाब से जनसंख्या है। इसलिए प्राइवेट सेक्टर भी बहुत बड़े मात्रा में अस्पताल हैं, लेकिन इलाज बहुत महंगा होता है। और एक गरीब आदमी अगर बीमार हो गया, मध्यम वर्गीय आदमी बीमार हो गया और वो अस्पताल में गया सरकारी में, वहाँ उसका इलाज नहीं हो, प्राइवेट में गया, तो उसको कर्ज लेना पड़ता है। कर्ज लेना पड़ता था और एक बार कर्ज लिया तो जीवन भर के लिए वो कर्ज में रहता था, कर्ज में जीता था, कर्ज में मरता था और औलाद को भी कर्ज में छोड़ के जाता था। हिंदुस्तान का गरीब आदमी कर्ज में ना रहे बीमार होने के कारण। और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना लाई, जिसमें 5 लाख तक का इलाज एक परिवार का निःशुल्क हो सके हर वर्ष। यानी एक तरह से हर गरीब और 5 एकड़ से नीचे वाले किसान को 5 लाख की उसकी एफडी है उसके खाते में। अगर वो बीमार होता तो सरकारी अस्पताल में इलाज हो, नहीं तो प्राइवेट में कहीं भी इलाज करेगा तो उसका परिवार का 5 लाख तक का इलाज निःशुल्क होगा। और उससे वो कर्ज नहीं लेगा, सही इलाज हो जाएगा, तड़प तड़प के नहीं तकलीफ भोगेगा और कर्ज मुक्त रहेगा। ये दुनिया की सबसे बड़ी योजना प्रधानमंत्री जी ने लेकर आए। इसलिए मैं मध्य प्रदेश की जनता और देश की जनता की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद करता हूं और आप सबसे भी निवेदन करता हूं कि जोरदार ताली बजा के प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करें। और इसको मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में हमने घर घर अभियान चला के किया है। कल भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती थी, पुण्यतिथि थी। 25 दिसंबर जयंती है, जन्म जयंती है। उस दिन प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में सुशासन दिवस के रूप में मनाया। क्योंकि मैं हरदा से विधायक हूं, मैंने हरदा में अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के दिन से एक नया सुशासन अभियान चलाया, आपकी समस्या का हल आपके घर। और मेरी पूरे ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत के सचिव, सहायक, आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, पटवारी, शिक्षक एक एक घर भेजे। आपके घर गए, आपका नाम, आपकी जन्म तारीख और आपके घर में कोई बीमार तो ना है, कोई दिव्यांग तो नहीं है, आपके पास आयुष्मान कार्ड है कि नहीं है, और नहीं है तो उसी समय हमने उनको ऑनलाइन आवेदन कराए, बनवाए। तो हरदा में ही जहां 1,04,000 कार्ड थे, लेकिन इस अभियान के तहत हमने 1,91,000 कार्ड बना दिए, यानी 89,000 कार्ड हमने इस अभियान के तहत बनाए। पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में हमने घर घर अभियान चलाया है, तो करोड़ों आयुष्मान कार्ड बने हैं। हमने प्राइवेट सेक्टर को भी, अस्पतालों को इसमें शामिल किया, जिसमें कि सरकारी और प्राइवेट दोनों जगह लोगों का इलाज हो जाए और उनका जेब का एक पैसा न लगे, पूरा पैसा सरकार खर्च करे। ये दुनिया की सबसे बड़ी योजना है। इससे दोनों तरफ, जहां आम नागरिक का इलाज भी हो रहा है, वहीं जो प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल है, हमारे नए नए डॉक्टर जो अपना हॉस्पिटल खोलते हैं, उनको भी एक संबल मिला है कि उनके अस्पताल भी अच्छा चल रहा है। तो इस प्रकार हमारे देश के अंदर अब कोई भी बगैर इलाज के या गरीबी के कारण तड़प तड़प के जो पहले जान दे देते थे या इलाज के अभाव में तड़प तड़प के जीते थे, मरते थे, उससे मुक्ति मिली है। ये बहुत ही पुण्य का कार्य किया है और उसके लिए केंद्र प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी का हम धन्यवाद करते हैं। और इस अभियान में हमने एक एक
गरीब और मध्यम वर्गीय व्यक्ति को जोड़ा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जिस तरह से सरकार ने अपना योगदान दिया है, तो इतनी मदद करे 5 लाख रुपए पर ईयर हर साल 5 लाख रुपए उसकी सेहत को ध्यान में रखते हुए सुरक्षित किया गया है और एक इंश्योरेंस स्कीम उनके लिए लागू की गई है। देश में जब एक तरफ ये चर्चा चल रही है सर कि मुफ्त की योजनाएं बंद कर दी जाएं, वहाँ स्वास्थ्य के लिए बेहद ज़रूरी हो जाता है कि यहाँ पर सरकारी सहूलियतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं। दूसरी तरफ सरकार अपनी सहूलियतें देती हैं, लेकिन कई दफ़ा ये भी देखने में नज़र आता है कि सरकार की जो योजनाएं हैं उसमें निजी भागीदारी होना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स का होना भी बहुत ज़रूरी है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स की अपनी उपयोगिता है और इसी प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो बीते कोरोना के काल में हमने ये देखा कि बड़ी तादाद में निजी अस्पताल खुल गए, कुछ पूरी तरह परिपक्व थे, कुछ नहीं भी थे। आपका क्या संदेश होगा उन प्राइवेट सेक्टर्स के हेल्थ में काम करने वाले उन प्राइवेट सेक्टर्स के लोगों के लिए कि वो बेहतर ढंग से काम करें? क्योंकि हमने अभी पिछले दिनों ही जबलपुर जैसी घटनाएं देखी जहां पर पूरे हॉस्पिटल में आग लग गई थी। तो आप क्या संदेश देते हैं, क्या मैसेज देते हैं? बिल्कुल सही प्रश्न किया आपने। पहले तो मैं और बताना चाहूँगा कि 100 साल की सबसे महामारी थी कोरोना। कोरोना के काल में पूरी दुनिया ठप हो गई थी। पहले हमारे यहाँ अगर चेचक के भी टीके लगाना तो बाहर से आते थे, पोलियो के टीके बाहर से आते थे। ये पहली बार हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे वैज्ञानिकों ने अपने देश में अनुसंधान करके एक नहीं दो स्वदेशी वैक्सीन बनाए और दुनिया का सबसे बड़ा निःशुल्क वैक्सीनेशन अभियान भारत में चला और 200 करोड़ से अधिक डोज निःशुल्क हमने लगा के लोगों की जिंदगी बचाई। ऐसे समय में प्राइवेट अस्पतालों में भी हमने आयुष्मान योजना का लाभ देना शुरू किया और जैसा मैंने बताया कि एक साल में एक परिवार को 5 लाख तक का इलाज हम निःशुल्क कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कोरोना का इलाज के लिए एक परिवार में अगर 5 लोग हैं तो 25 लाख का इलाज भी उनका निःशुल्क किया। अगर 10 लोग हैं तो 50 लाख तक का इलाज, एक व्यक्ति का 5 लाख तक का इलाज निःशुल्क इसमें प्राइवेट सेक्टर और सरकारी अस्पताल में हमने कराया। इससे लोगों की जिंदगी बची और आज हम जीवित हैं, सुरक्षित हैं, तो हमारे वैज्ञानिकों और प्रधानमंत्री जी के निःशुल्क वैक्सीनेशन अभियान के कारण। दूसरा, प्राइवेट सेक्टर में मैं एक दूसरी बात कहता हूँ, हमारे सामने डॉक्टर बैठे हैं, चिकित्सक। दुनिया में और इस धरती पर भगवान के बाद किसी का सबसे अधिक सम्मान होता है तो वो है चिकित्सक, डॉक्टर। भगवान का दूसरा रूप है इस धरती पर। जैसे भगवान हमें जन्म देता है, लेकिन अगर हम बीमार हो जाएं, अस्वस्थ हो जाएं, दुर्घटना हो जाए और मृत्यु की सैया पे पड़े हैं, ऐसे में अस्पताल पहुंचते हैं, डॉक्टर उसका उपचार करता है और उसको जीवित करता है, या 10 जगह 20 जगह जो टूटे फूटे हैं कुछ भी ठीक करता है, हार्ट का बंद करता है उसको चालू करता है, तो नया जीवन देने वाला है चिकित्सक। मैं खुद चिकित्सा शिक्षा मंत्री रहा हूँ 2005 में, और जब मैं मेरे हमीदिया MY की बैठक ली मैंने मेरे विभाग अध्यक्षों के साथ, तो मैंने कहा कि हम आपको प्रणाम करते हैं, आप भगवान का दूसरा रूप हैं, लेकिन भगवान का दूसरा रूप रहें, दूसरा ना बने। दुर्भाग्य से जैसे हमारे यहाँ कहावत है ना, यथा राजा तथा प्रजा। जैसा राजा होता था, पहले राजा रानी की कोख से पैदा होता था, तो जैसा राजा होता था वैसी प्रजा होती थी। राजा स्वाभिमानी पुरुषार्थी चरित्रवान देशभक्त है तो प्रजा भी वैसी थी उस राज्य की। लेकिन राजा अगर स्वार्थी है तो प्रजा भी वैसी होगी, राजा अगर नशाखोर है तो प्रजा भी वैसी होगी। इसलिए हमारे देश के अंदर गुलाम भी हुए। लेकिन अब राजा रानी की कोख से नहीं, जनता की वोट से पैदा होता है, और इसलिए जनता के द्वारा जो प्रधानमंत्री जी आए नरेंद्र मोदी जी, वो 24 घंटे जनता के लिए जी रहे हैं, देश के लिए जी रहे हैं, और इसलिए अब देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो जनता के अंदर, नागरिकों में भी सोच में परिवर्तन आया है। वो देखते हैं कि जब प्रधानमंत्री हाथ में झाड़ू लेते हैं तो पूरे देश की जनता झाड़ू लेकर इस हिंदुस्तान को स्वच्छ कर दिया, निराशा को आशा में बदला। पहले कहते थे देश में कुछ सुधर नहीं सकता, गंदगी दूर हो नहीं सकती, भ्रष्टाचार खत्म हो नहीं सकता, दुनिया ठीक हो नहीं सकती, लेकिन मोदी जी ने इस निराशा को आशा में बदलकर इस देश के अंदर ही हो सकता है कि नामुमकिन कुछ नहीं है, असंभव कुछ नहीं है, सब कुछ हो सकता है। और आपने देखा कि महात्मा गांधी जी का जो सपना था स्वच्छ भारत का, वो आज़ादी के 60 साल 65 साल में नहीं हुआ, लेकिन मोदी जी ने 7 साल 5 साल के अंदर कर दिखाया कि स्वच्छ होकर। आज आपने सबसे पहले शुरुआत की कि इंदौर देश का सबसे स्वच्छ शहर है, क्योंकि स्वच्छ रहेंगे तो ही स्वस्थ रहेंगे,
और इसलिए पहली प्राथमिकता स्वच्छता की थी, वो हुआ। देश के अंदर 60 साल में एक शौचालय तक नहीं बना था। हमारी माताएं बहनें जाती थी लोटा लेकर 10 बार उठ बैठ लगाती, जब सोच ये माथे पे कलंक था, आंखों को पाप लगता था। लेकिन करोड़ों शौचालय बनाकर हिंदुस्तान को और माता बहनों को इज्जत भी दी और स्वच्छ किया। रोड पक्का मकान नहीं था, वो मकान दिया। हर तरह की सुविधा, रोटी कपड़ा और मकान, स्वास्थ्य और शिक्षा का अधिकार। अब नई शिक्षा पद्धति आई है जो इस देश की धरती से मेल खाएगी, जो स्वाभिमानी, पुरुषार्थी, चरित्रवान, देशभक्त नागरिक तैयार करेगी, जो सिर्फ अपने और अपने परिवार के लिए नहीं, समाज और राष्ट्र के लिए जिएंगे। और इसलिए अब राष्ट्र के लिए जीने की एक माहौल बना है, अभियान बना है, वातावरण बना है। और वो वातावरण बना हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कारण, क्योंकि वो 24 घंटे देश के लिए जीते हैं। तो हर नागरिक को भी ये सोचने को मजबूर होना पड़ रहा है कि हम भी देश के लिए जिएं। और इसलिए वो अगर कहते हैं कि लॉकडाउन के समय की 5 बजे सब घर से निकल के थाली बजाएंगे, ताली बजाएंगे, शंख बजाएंगे, तो पूरा देश ताली ताली और बजाता है। वो अगर कहते हैं स्वच्छता अभियान चलाना, पूरा देश झाड़ू लेकर स्वच्छ करता है। आज देखिए, पहले हम अस्पताल जाते थे इंदौर में, हम तो छात्र राजनीति में रहे, किसी सरकारी अस्पताल में जाते थे, कोर्ट में जाते थे, हर सीढ़ी के ऊपर पान की पीक थूकी हुई दिखती थी, गंदगी दिखती थी चारों तरफ। जहां जाते थे, गांव में जाओ, नाक बंद करके जाना पड़ता था। लेकिन इन 7 सालों के अंदर न कहीं आपको पान की पीक थूकी दिखी। बच्चे भी अगर चॉकलेट खाएंगे, पहले हर कहीं पन्नी फेंक देते थे, लेकिन जेब में रखते हैं, डस्टबिन में डालते हैं। ये एक जो बदलाव आया है, हमारा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, हर क्षेत्र के अंदर आया है। और इसलिए स्वच्छता और स्वास्थ्य और शिक्षा, ये हमारे लिए मूलभूत एक आवश्यकता है, उसकी पूर्ति हो रही है। और इसलिए अब मेरा देश अब बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। और आज़ादी के इस अमृत महोत्सव में हमने संकल्प लिया है कि हम इस देश को स्वच्छ भी रखेंगे, स्वस्थ रखेंगे और 2 हाथ को योग्य बनाते हुए काम देंगे। और जब 130 करोड़ लोग एक साथ इस भारत माता के जय बोलेंगे, भारत के लिए काम करेंगे, देश और समाज के लिए काम करेंगे, तो दुनिया में हम सिरमौर होंगे, नंबर 1 होंगे। और इसलिए इस देश की गरीबी भी हटेगी, बेरोजगारी भी हटेगी, बेकारी भी हटेगी और बीमारी भी दूर होगी। आपने जिक्र किया कि पहले इंदौर में आप आते थे एमवाई हॉस्पिटल्स या दूसरी जगहों पर, तो आपको सीढ़ियों पर पान की पीक दिखाई देती थी। और आज इंदौर ऐसा शहर है कि आप सड़क पर बैठकर खाना खा सकते हैं, चटाई बिछाइए और भोजन कर लीजिए। ऐसी कई तस्वीरें हमने देखी हैं। और उसी शहर के सांसद शंकर लालवानी साहब भी हमारे साथ में मौजूद हो चुके हैं। मैं बहुत स्वागत करता हूं आपका और पूरे आदर के साथ आपको आमंत्रित करता हूं मंच पर कि आप मंच पर आएँ और इस चर्चा में शामिल हो, क्योंकि ये चर्चा तभी पूर्ण हो सकेगी, परिपूर्ण हो सकेगी, जब इंदौर के जो देश का सबसे स्वच्छ शहर है वो यहाँ पर अपना संदेश देगा सेहत को लेकर, देश और प्रदेश को लेकर। और इनके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और लल्लूराम.com ग्रुप के चेयरमैन नमित जैन साहब को कि वो आए यहाँ पर और इंदौर के सांसद शंकर लालवानी साहब का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत करें। शंकर लालवानी साहब वो शख्स हैं जो इंदौर का प्रतिनिधित्व करते हैं देश के संसद में, जो वो इंदौर शहर जो पूरे देश में एक मिसाल बन चुका है स्वच्छता को लेकर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। इंदौर सांसद साहब से मुखातिब हों उससे पहले कृषि मंत्री से हमारी चर्चा चल ही रही थी। कृषि मंत्री साहब से चर्चा के दौरान पे हम जब सेहत की बात करते हैं तो सेहत का भोजन से जोड़कर बड़ा महत्व है। खेती होती है, जैविक खेती की ओर प्रधानमंत्री जी ने बहुत जोर दिया है, लेकिन उतना उतना प्रोत्साहन अभी नज़र आ रहा है, लेकिन 100% हो चुकी है ऐसा भी नहीं है। पेस्टिसाइड का उपयोग बहुत होता है, यूरिया का उपयोग बहुत होता है। आप कृषि मंत्री हैं मध्य प्रदेश के, और ये वो चीज़ है कि यदि कृषि में ही हम शुद्धता का अगर ध्यान रखें तो शायद सेहत के लिए, तंदुरुस्ती के लिए हमें दवाओं की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके क्या प्रयास हैं कि पेस्टिसाइड से लोग दूर रहें? किसानों को लेकर सरकार की क्या योजनाएं हैं जिससे कि लोगों को फ़ायदा पहुंच सके? संदीप भाई, आपने बहुत सही समय पे सही प्रश्न किया है। देखिए, मैंने आज कहा ना, भगवान बलराम जी की जयंती है। भगवान बलराम ने हल चलाकर खेती करना सिखाया दुनिया को। पहले हमारे यहाँ गौ आधारित खेती होती थी, गौवंश आधारित खेती। गाय के गोबर से खाद, गोमूत्र से दवाइयाँ बनती थी, वनस्पति से दवाइयाँ बनती थी। कोई पेस्टिसाइड का उपयोग नहीं होता था, कोई रासायनिक खाद का उपयोग नहीं होता था। लेकिन 1965 में हरित क्रांति के नाम पर हमने
रासायनिक खेती और पेस्टिसाइड का उपयोग किया और इतना उससे उत्पादन तो बढ़ा, और अत्यधिक उपयोग करने के कारण पंजाब में भटिंडा है एक जिला जहां से कैंसर ट्रेन चलती है। एक खेत है जिसमें से अगर निकल जाता तो कैंसर होती, तो सरकार ने वहां तारों की बाउंड्री वाल लगाई है, उसमें जाने नहीं देते हैं, रोक लगी, प्रतिबंध लगा हुआ है। और इसलिए आज देश के अंदर कैंसर के पेशेंट ज्यादा हो रहे हैं, क्योंकि सब्जियों के अंदर, भिंडी के अंदर देखिए पेस्टिसाइड डलती है, वो ऑब्जर्व करती है और वो खाते हैं उसे। अभी डॉक्टर अडवाणी जी ने एक लेख लिखा था, चेतावनी दी है कि पेस्टिसाइड और रासायनिक खाद के अत्यधिक उपयोग के कारण देश के अंदर कैंसर के इतने पेशेंट हो जाएंगे कि अस्पताल में जगह नहीं मिलेगी। ये खतरे की घंटी है। और इसलिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और मध्य प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में हम प्राकृतिक खेती की ओर आ रहे हैं। प्राकृतिक खेती मतलब गाय के गोबर से खाद और गौमूत्र से दवाई बनाकर वो खेतों में डालेंगे, पेस्टिसाइड का उपयोग बिल्कुल नहीं करेंगे। तो उससे हमारा पर्यावरण की रक्षा भी होगी, मिट्टी भी बचेगी और जीवन भी बचेगा और लोग स्वस्थ होंगे। और इसके लिए हमारे गुजरात के महामहिम राज्यपाल महोदय आचार्य देवव्रत जी, जब वो गुरुकुल में आचार्य थे तो उन्होंने शुरू किया था ये, क्योंकि पेस्टिसाइड के छिड़काव में एक उनका मजदूर बीमार हो गया था, वो जीवन मृत्यु से जूझा, बच गया। उस दिन से उन्होंने संकल्प लिया कि हम पेस्टिसाइड का उपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि अगर पेस्टिसाइड से छिड़काव से लोग बेहोश होकर बीमार हो सकते हैं, तो जो बच्चे खा रहे हैं तो उससे वो कितने बीमार होंगे। और उन्होंने प्राकृतिक खेती शुरू की, उसके कारण उत्पादन भी बढ़ा, शुद्ध अनाज हुआ, बच्चे स्वस्थ रहे। तो पूरे अभियान चल रहा है। तो प्राकृतिक खेती करेंगे। और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में हमने एक प्राकृतिक कृषि बोर्ड बनाया है। और जो किसान अपने यहाँ शुरू कर 1 लाख हेक्टेयर में हम इस बार कर रहे हैं, जो किसान खेती करेगा प्राकृतिक पूरी तरह 1 हेक्टेयर में, उसको एक गाय पालने के लिए 900 रुपये महीना अनुदान देंगे, यानी साल में 10,800 रुपये। और उसका प्राकृतिक पंजीयन कराएंगे, प्रमाणीकरण कराएंगे, वो निर्यात भी कर सकेगा, तो डबल कीमत में प्राकृतिक उसका अनाज बिकेगा और उसकी आमदनी भी डबल होगी। साथ ही हमारा देश आत्मनिर्भर बनेगा। हम दुनिया को प्राकृतिक उत्पाद बेचकर हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बनाएंगे, लोगों को स्वस्थ जीवन देंगे। और इसलिए मैं आज अपील कर रहा हूं आपके माध्यम से सभी किसान भाइयों से कि हम कम से कम अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने अगर मेहमान आए उनके लिए तो शुद्ध अनाज करें, प्राकृतिक खेती करें। हर किसान कम से कम 1 बीघा, 2 बीघा, 3 बीघा। और जब सब किसान प्राकृतिक खेती करने लगेंगे, शुद्ध अनाज मिलेगा, उससे जीवन बचेगा और बीमारियों से मुक्ति होगी। और ये बड़े पैमाने पर भारत सरकार ने इस बार शुरू किया है और मध्य प्रदेश सरकार भी कर रही है। इसलिए हमारे पर्यावरण, मिट्टी और जीवन बचेगा और बीमारी से मुक्ति मिलेगी जो खतरनाक। मैं जब पहली बार विधायक बना था 1993 में, तब मेरे पास साल भर में 2-3 केस आते थे कैंसर के। अब मेरे पास प्रतिदिन 5 से 10 केस आते हैं। और उसका जो कई पाऊ जो दुनिया भर की चीजें हैं, लेकिन पेस्टिसाइड का उपयोग जो हम अत्यधिक कर रहे हैं उसके कारण भी हो रहा है। और इसलिए सरकार इसमें गंभीर है। और भारत सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरी तरह से हम प्राकृतिक खेती करेंगे। और आने वाले 5-10 साल में पूरा मध्य प्रदेश को प्राकृतिक खेती ही बना देंगे। पेस्टिसाइड और रासायनिक खाद के उपयोग को पूरी तरह प्रतिबंध लग जाएगा। मेरे ख्याल से इस बात पे तालियां बजनी चाहिए। इसमें मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगा कि हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो इस वर्ष का जो बजट पेश हुआ, उस बजट में ये घोषणा की गई कि नर्मदा और गंगा के दोनों किनारों पर 5-5 किलोमीटर पर प्राकृतिक खेती होगी और सरकार उसको बढ़ावा देगी। वो इसलिए किया गया है कि जो नर्मदा में पेस्टिसाइड का पानी, वर्षा के दिनों में हम देखते हैं कि खेतों का पानी जो नर्मदा गंगा में आता है, उसके कारण बहुत सारे पानी के अंदर जीवाणु को लेकर और जो पीने में पेस्टिसाइड का उपयोग होता है, उसके कारण बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो सरकार ने पूरे गंगा रिवर के दोनों ओर 5-5 किलोमीटर, और उसी को लेकर हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन किया था कि नर्मदा के दोनों ओर भी करें। तो मुझे इस बात की खुशी है कि मध्य प्रदेश में नर्मदा के दोनों ओर भी प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं। हम तो नर्मदा के किनारे के ही वासी हैं। नर्मदा के किनारे नहीं, मैं तो नर्मदा जी का जो नाभि स्थल है हंडिया, वो मेरे गांव से 10 किलोमीटर, ये माँ का आशीर्वाद है। एक तरफ सिद्धनाथ रिद्धनाथ है। हमने भी तय किया है कि हम माँ नर्मदा अमरकंटक से लेकर और अलीराजपुर तक दोनों किनारे 5-5 किलोमीटर प्राथमिकता के आधार पर हम प्राकृतिक खेती कराएंगे और उसी में अनुदान देने की बात हुई है। और सिर्फ नर्मदा के किनारे क्यों,
सभी जो कि पेस्टिसाइड और रासायनिक खाद जाता है वो पानी के माध्यम से नदियों में और नर्मदा जी में जाता है, उससे मछलियाँ मरती, पानी भी अशुद्ध होता है। और इसलिए संपूर्ण प्रदेश में हम प्राकृतिक खेती की ओर अग्रसर हैं। पहले हम प्राथमिकता नर्मदा, फिर बाकी नदियों के किनारे वो करेंगे, वृक्षारोपण भी कर रहे हैं ताकि हमारा पर्यावरण सुधरे, जल हमारा शुद्ध रहे और लोगों का जीवन बचे। देखो, लोगों के जीवन से ज्यादा कोई चीज नहीं है। किसके लिए? मैं भागवत जी में जाता हूं और तब वहां बात करता हूं तो मैं सबसे पूछता हूं कि हम लोग किसके लिए कराते हैं? अपने बच्चों के लिए, समाज के लिए। लेकिन हम बच्चों को क्या दे रहे हैं? जो अनाज पैदा कर रहे हैं वो जहर खिला रहे हैं। अभी एक 13 साल की बच्ची को कैंसर हुआ। जो डॉक्टर थे कैंसर विशेषज्ञ, उनने उनसे माता पिता से पूछा कि ये क्या पिज्जा खाती है, बाहर जाती है, क्या करती है? बोले नहीं, कहीं बाहर कुछ नहीं खाती, घर में ही खाती है। क्या खाती है? बोले घर के खाती है। फिर उसको कैंसर कैसे हुआ तो उन्होंने पूछा क्या खाती है? बोले सब्जियों में। तो उसकी माँ ने कहा कि ये भिंडी की सब्जी दोनों टाइम इसको खाना होना, साल भर भिंडी की सब्जी चाहिए इसको, अलग खाना ही नहीं खाती है। वो डॉक्टर ने भिंडी बुलवाई। भिंडी बुलवाने के बाद में उसको लैब में ले गए, उसका रिसर्च किया तो उसमें अत्यधिक पेस्टिसाइड होने के कारण उसको कैंसर हुआ था। ये हकीकत है। और इसलिए, और भिंडी ऑब्जर्व करती है, और इसलिए पेस्टिसाइड का उपयोग बिल्कुल ना हो, पर एक साथ हम खत्म कर नहीं सकते। और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने बहुत चिंता की इसकी, और आचार्य देवव्रत जी को हमने मध्य प्रदेश बुलाए, मुख्यमंत्री जी ने, हमने बैठक की, किसानों को प्रशिक्षण दिया। हजारों किसानों को प्रशिक्षित देकर प्राकृतिक खेती के बारे में बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने और लोगों ने उड़ा दिया कि प्राकृतिक खेती से उत्पादन कम होता है, किसान को घाटा होता है, जबकि ऐसा नहीं है। पहले साल से ही उत्पादन कम नहीं होता बल्कि ज्यादा होता है। किसान की लागत भी कम होती है और उत्पादन बढ़ेगा। और आज हम 2,50,000 करोड़ सिर्फ रासायनिक खाद के लिए सब्सिडी देते हैं कंपनियों को, और ये सब विदेशों से आता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो टोटल पेस्टिसाइड का उपयोग यहाँ करते हैं तो पूरा पैसा हमारा जाता है। लाखों करोड़ रुपए हमारा देश का बचेगा, लोगों का जीवन बचेगा। और इसलिए केंद्र प्रदेश सरकार पूरी गंभीरता के साथ प्राकृतिक खेती की ओर ला रहे हैं, जिससे गौ की, जब गौ आधारित खेती होगी तो गौवंश भी बचेगा। और इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं कि गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, तो ऐसे ही नहीं कहा गया। गाय हमारी माँ माना है तो ऐसे ही नहीं माना है, क्योंकि गाय के गोबर से, देसी गाय की गोबर से, गौमूत्र से दवाइयाँ बनती है और उससे उत्पादन भी अच्छा होता है, शुद्ध होगा। और इसलिए हमारा देश आत्मनिर्भर भी होगा, आगे बढ़ेगा। और इसलिए हमारी सरकार पूरी तरह गंभीर है। इसके लिए हम प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। और आने वाले 5 साल 10 साल के अंदर मध्य प्रदेश आज भी देश में जैविक खेती में नंबर 1 है। हमारे यहाँ 17 लाख हेक्टेयर में जैविक खेती होती है। लेकिन अब प्राकृतिक खेती को, जैविक और प्राकृतिक में भी अंतर है, और इसलिए हम प्राकृतिक खेती की ओर आ रहे हैं। और आज भगवान बलराम जी की जयंती है। हम सब संकल्प लें कि कम से कम अपने परिवार के लिए कम से कम 1 बीघा, आधा बीघा, जितना भी हमारा खलिहान का जगह है, खुद के लिए तो कम से कम शुद्ध अनाज लें, ताकि हमारे बच्चे स्वस्थ रहें। करोड़ों रुपए, अरबों रुपए हम कैंसर की बीमारियों के लिए खर्च करते हैं, और जब उसको कैंसर हो जाता है जीवन बर्बाद हो जाता है। इसलिए जीवन बचाने के लिए प्राकृतिक खेती करने का हम सब संकल्प लें, और सरकार उसमें सहयोग देगी, जिससे गौवंश की रक्षा होगी, गौ माता भी बचेगी, और वो हमें आशीर्वाद देगी। तो सजा का प्रावधान क्यों नहीं हो सकता? अगर आप, जैसा आप बता रहे हैं, इतनी गंभीर बात की भिंडी जैसी चीज में 13 साल की बच्ची को कैंसर हो सकता है, हो गया, होता ही है, हो ही रहा है। और कैंसर की एक मुख्य वजह अब बठिंडा में कैंसर ट्रेन चलती है पेस्टिसाइड के अत्यधिक उपयोग से। बंजर होती जमीन भी, भूमि पेस्टिसाइड का उपयोग कर रहे हैं, ऐसे जहरीले चीजों को खेतों में उपयोग कर रहे हैं, तो सजा का प्रावधान क्या मुमकिन है इसमें? कर रहे हैं ना हम, इसलिए हम अनुदान दे रहे हैं, योजनाएं बना रहे हैं, किसानों को प्रेरित कर रहे हैं, और इसका एक अभियान चलाकर, मैं तो कह रहा हूँ, भागवत जी में जाता हूँ तो मैं सब किसान भाइयों से कहता हूँ, माता बहनों से कहता हूँ कि क्या हम बच्चों को जहर दे रहे हैं? और इसलिए अपने बच्चों को शुद्ध अनाज खिलाएं, हमारे समाज को शुद्ध अनाज खिलाएं, दुनिया को बचाना है। और इसलिए अब संकल्प ले रहे हैं, और बड़े पैमाने पर हर किसान अब जागरूक हुआ। और कोरोना के बाद विशेष करके लोगों को स्वास्थ्य के प्रति बहुत गंभीर हुए हैं, और अब प्राकृतिक जो उत्पाद है उसकी डिमांड बढ़ी है, उसके रेट भी अच्छे मिलेंगे। इससे हमारे किसान की आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ होगी, भारत की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी, लोग स्वस्थ रहेंगे। और इसलिए सरकार ने प्राकृतिक खेती के प्रचार प्रसार की कोई कमी नहीं रखी। मैं 24 घंटे इसी के लिए रात दिन जहाँ जाता हूँ, मेरी पहली बात रहती है कि हम संकल्प ने प्राकृतिक में खुद प्राकृतिक खेती शुरू की है और बाकी किसानों से करा रहे हैं। लालवानी साहब, आपसे मुखातिब होते हैं, देश के सबसे स्वच्छ शहर में हम सेहत की बात कर रहे हैं, और इतनी अच्छी चीज़ें निकल कर सामने आ रही, किस तरह से हमको तंदुरुस्ती के लिए मूल चीज़ों पर, कृषि पर
भी केंद्रित होना चाहिए। आपका क्या संदेश है देश के सबसे क्लीन सिटी के, जो पूरे देश को, विश्व को मिसाल दे रहा है स्वच्छता को लेकर, जहाँ पर सड़कों पर भोजन किया जा सकता है, कहीं भी आप चटाई बिछाइए और भोजन कर लीजिए, आपको संकोच नहीं होगा। आपका क्या संदेश होगा सेहत और स्वच्छता एक साथ में जोड़कर देखी जाए, और इस तरह के संदेश जबकि इस कार्यक्रम में यहाँ पर निकल रहे हैं? देखिए, जैसा कि इन्होंने भी ये बात कही कि स्वच्छता से ही स्वास्थ्य का संबंध है, और ये बात सही है। एक समय था इंदौर में किस प्रकार के हालात थे स्वच्छता को लेकर, मुझे ध्यान है जब मैं पहली बार पार्षद बना था तब हम विपक्ष में थे और हम महापौर के यहाँ जाते थे सिर्फ इस बात को लेकर कि हमारे यहाँ एक सफाई कर्मी दे दो। हम महापौर के यहाँ जाते थे उस समय इस बात को लेकर कि हमारे यहाँ एक कचरे की पेटी रख दो। तो उस समय ऐसे हालात से कि पूरे शहर में कचरा फैला रहता था, जानवर कचरों के ढेर के आसपास से, मार्केट हो, कॉलोनी हो, जो हमारे पुराने लोग यहाँ बैठे हैं उनको उस समय का दृष्टि ध्यान होगा। लेकिन उसी बात को लेकर जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस आह्वान किया, और उस आह्वान को लेकर जब इंदौर ने उस आह्वान को, प्रधानमंत्री जी के संकल्प को आगे बढ़ाया, तो सब ने मिलकर, हमारे सभी जनप्रतिनिधि, हमारे सभी अधिकारी और खास करके इंदौर की जो देवतुल्य जनता है, मैं हमेशा इंदौर की जनता को देवतुल्य जनता मानता हूँ। देवतुल्य इसलिए कि उन्होंने बहुत परिश्रम करके इस स्थिति में लाए इंदौर को। तो ये स्वच्छता का जो पंच हमने लगाया है, और मुझे लगता है आने वाले दिनों में हम छठी बार भी नंबर 1 आएंगे। ये एक सामूहिक प्रयास है, और उसके कारण मुझे लगता है कि अगर आप यहाँ मेडिकली रिसर्च करेंगे, एक बार हमने कुछ वर्ष पूरा पहले करी थी, यहाँ कुछ डॉक्टर भी बैठे हुए हैं, वो भी आपको बता सकते हैं, मेडिकल दवाइयों की खपत कम हुई, हॉस्पिटल में लोड कम हुआ। ये बात दूसरी है कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, आसपास के क्षेत्रों के लोग यहाँ आते हैं मेडिकली, पर इंदौर का जो एवरेज कंजम्पशन था, चाहे मेडिसिन का हो या हॉस्पिटल का हो, वो लोड कम हुआ। मलेरिया के केसेस कम आने लगे, पीलिया के केसेस कम आने लग गए। तो ये तभी संभव हुआ कि जब स्वच्छ इंदौर रहा। तो स्वच्छ इंदौर रहने से ही स्वस्थ इंदौर है, और हम तो पूरा एक ड्राइव कर रहे हैं इंदौर में स्वास्थ्य को लेकर। 2-3 बातें हमने प्रायोरिटी में ली है। एक तो हमारी खास करके जो बस्ती क्षेत्र है, उस बस्ती क्षेत्र में हम मेडिकल कैंप लगा रहे हैं और पूरी उनकी रिपोर्ट ले रहे हैं। मेडिकली जो ब्लड हो, जितनी भी पैरामीटर हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि जो हमारे संपन्न और मध्यवर्गीय समाज के जो लोग हैं, वो मेडिकली रूटीन चेकअप कराते हैं। आज संपन्न परिवार हो या मध्यम वर्गीय हो, उसको 3 महीने 4 महीने वो रूटीन चेकअप कराता है। लेकिन जो हमारा बस्ती में रहने वाला व्यक्ति है, वो उस कारण, किसी कारणवश से वो मेडिकल चेकअप नहीं करा पाता है। लेकिन हमने ये निर्णय लिया कि बस्ती बस्ती में कैंप लगाएंगे और मेडिकल चेक करेंगे। हमने अभी तक बस्ती क्षेत्र में 80,000 चेकअप किए हैं, और उसमें कुछ आश्चर्यजनक परिणाम ये आए कि उनको किसी न किसी प्रकार की कुछ बीमारियां जरूर है। उसमें हम अब मदद कर रहे हैं एनजीओ के माध्यम से। तो समाज जब जुड़ता है तो अब हम बस्ती पे टारगेट कर रहे हैं, और कुपोषण को लेके भी हम बात कर रहे हैं। कुपोषण में किस प्रकार जो हमारे बच्चे हैं उनको कैसे पौष्टिक आहार दें, सरकार और सामाजिक संगठन। कुपोषण तो अब केवल गांव की, आदिवासी इलाकों की समस्या नहीं रह गया है, बल्कि अब तो शहर के कई इलाकों में कुपोषण जैसी चीजें। तो उसको लेके हम एक ड्राइव कर रहे हैं कि एक भी बच्चा कुपोषण के साथ पीड़ित ना हो। यहाँ तक कि मातृ और शिशु दर की मृत्यु दर जो है उसको 0 लाने का टारगेट है, और यही नहीं, टीबी को भी 0 लाने का टारगेट है। तो बहुत सारे ड्राइव इंदौर में चल रहे हैं। आने वाले वर्षों में आप देखेंगे बहुत सारे क्षेत्रों में इंदौर नंबर 1 रहेगा। इंदौर ने अगर सोच लिया है तो उसके पूरा होने की गारंटी है, और इस बात के लिए तालियां मैं बजाता हूँ। जो सोच लेता है इंदौर, वो पूरा करके दिखाता है। हमने देखा टीबी के जो बच्चे थे, हमारे पास नाम है, हमने एक बच्चे को गोद दिया है। हमारे यहाँ सामाजिक संस्थाएं बहुत है जो कि इस क्षेत्र में काम करती हैं। तो हमने बच्चों को सामाजिक संगठनों के साथ और सरकार के साथ जोड़ के, हमारा टारगेट है आने वाले समय में एक भी बच्चा टीबी से नहीं हो, कुपोषित से एक भी बच्चा नहीं हो, और मातृ और शिशु दर की मृत्यु दर है वो 0 लाने का टारगेट इस बार किया है। तो ये हेल्थ से जुड़ा हुआ विषय है इंदौर के लिए। जी, सिर्फ इंदौर ही नहीं, संपूर्ण प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय, विशेष करके सभी आंगनबाड़ियों को हमने गोद लिया है। मेरे हरदा में मैंने सभी आंगनबाड़ियों को गोद लेकर अपने
प्रतिनिधि बनाए हर गांव में, और गांव के लोगों को जन भागीदारी के माध्यम से आंगनबाड़ियों को आत्मनिर्भर बनाना और एक एक बच्चे को कुपोषित से निकालने की व्यवस्था की। किसान गांव में खेती करते हैं, अनाज बहुत रहता है, और इसलिए हर किसान ने, अभी हमने हरदा में जितनी भी आंगनबाड़ी है उनमें सब में सौर ऊर्जा लगा दिया जन भागीदारी से, 100% सौर ऊर्जा से। दूसरा, बच्चों के लिए पूरी व्यवस्था कर दी, उनके ड्रेस की, उनके भोजन की, उनको अच्छा पौष्टिक आहार मिले, इसके लिए प्रतिदिन जन्मदिन अगर किसी का है, मेरे बच्चे का जन्मदिन है तो आंगनबाड़ी में जाके मनेगा, तो वहाँ बच्चों को सब पूरा मिला खिला के ही करना, तो हर गांव के व्यक्ति उसमें जाने लगे, तो पूरे प्रदेश के अंदर एक वातावरण बना है। और हमारी सभी आंगनबाड़ियों को हम आत्मनिर्भर बना रहे हैं और जनता के सहयोग से उसको चला रहे हैं। सरकार का भी सहयोग है, लेकिन जनता को, जब तक जनता की भागीदारी किसी भी चीज़ में नहीं होगी, अकेली सरकार कुछ नहीं कर सकती। और इसलिए देखा आपने कि इंदौर में जो स्वच्छ हुआ है, ये जनता के सहयोग से हुआ। पूरे भारत में स्वच्छता अभियान प्रधानमंत्री जी ने चलाया तो पूरी जनता के सहयोग से हुआ। इसलिए हर क्षेत्र में जनता का सहयोग मिले, सरकार उसमें सहयोग करे, एक दूसरे के पूरक बने, तो निश्चित रूप से हर चीज असंभव कुछ नहीं है, सब संभव हो सकता है। और ये अभी 7 साल में मोदी जी के नेतृत्व में पूरे उसमें हो रहा है, तो हम हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने जा रहे हैं। देखिए, सेहत को लेकर चर्चा शुरू हुई है और कितनी सारी चीज़ें निकलकर सामने आई हैं। पेस्टिसाइड से दूर रहना है, कुपोषण से कैसे हम अलग हो सकते हैं, निजी भागीदारी किस तरह से अहम योगदान निभा सकती है, शिशु मृत्यु दर सरकार की योजनाएं किस तरह से फ़ायदा उठा सकता है। ये तो शुरुआत है हेल्थ कॉन्क्लेव इंदौर 2022 का, और जिसमें सांसद शंकर लालवानी साहब और मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल साहब ने जो चीज़ें बताई है, इस शुरुआत ये बताती है कि आगाज़ बहुत अच्छा हुआ है। दिन भर एक्सपर्ट्स के साथ में मिलकर हम जब चर्चा करेंगे तो मध्य प्रदेश को सेहत के मामले में, हेल्थ के मामले में, स्वच्छता के मामले में कई सारे और भी संदेश मिलेंगे।